ओके पीपल, सो वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर सोशलिज्म का, ठीक है, सॉरी आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन का, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का एंड में आ रहे हैं. सो वी हैव सीन हाउ इन द फ्रेंच सोसाइटी एक के बाद एक चीज़ें होती गई, ठीक है. पहले तो हमने समझा कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच सोसाइटी क्या था, ठीक है. इट वाज डिवाइडेड इनटू नोबलमैन, क्लर्गीमैन एंड द कॉमन पीपल. फिर धीरे धीरे हमने समझा कि नोबलमैन और क्लर्गीमैन के पास ही सब कुछ था. कॉमन पीपल जैसे पीजेंट्स या फार्मर्स होते थे उनके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है. सो व्हाट हैपेंड इज बाय एंड लार्ज धीरे धीरे एक म्यूटिनी होने लगी, एक रिबेलियस एटीट्यूड होने लगा. सब लोग रिबेल करने लगे, ठीक है. क्यों? क्योंकि इनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, टैक्स भी ज़्यादा लग रहा था. लुई 16 को मार दिया गया, बीहेडेड कर दिया गया. फिर उसके बाद क्या हुआ? व्हाट वाज द किंगडम? जैकोबियन क्लब ने टेक ओवर किया, ठीक है. जैकोबियन क्लब ने जब टेक ओवर किया तो एक साल में ही इतनी दहशत मच गई कि लोग परेशान हो गए, ठीक है. खुद जैकोबियन, हु वाज द रूलर ऑफ जैकोबियन क्लब? रॉबर्ट स्पीयर. सो रॉबर्ट स्पीयर से परेशान हो गए लोग एंड इवेंचुअली रॉबर्ट स्पीयर के अगेंस्ट ही केस फाइल हुआ, कोर्ट में उसका ट्रायल हुआ एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड एज वेल. अभी जब इतनी अफला तफली मची हुई थी तो एक इंसान ने इस अफला तफली का फ़ायदा उठाया, वो था नेपोलियन बोनापार्टे. जैकोबियन क्लब के नीचे जो आपका ये चला उसको हम क्या बोलते हैं? रीन ऑफ टेरर, 1793 से 1794 तक. नाउ हु टुक ओवर? नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है. नेपोलियन बोनापार्टे बेसिकली टुक ओवर. सो वी विल सी कि अभी तो नेपोलियन बोनापार्टे ने बेसिकली क्या किया? ही took the advantage of the situation of the uncertain society that was there at that point of time and he became the dictator. dictator मतलब क्या होता है? तानाशाही. जिस मतलब वो किंग ही है एक टाइप का. इट इज बेसिकली अ किंग. किंग और डिक्टेटर में फ़र्क क्या होता है? किंग हेरिडिटरी होता है, मतलब इसका बेटा किंग, इसका बेटा किंग, इसका बेटा किंग, वो क्वालिफाई करे या ना करे. डिक्टेटर खुद से ऊपर आता है, ठीक है. कॉमन पर्सन ही होता है जो किंग बनता है एंड ही बेसिकली मोनार्कियल रूल ही हो जाती है, ठीक है. So we will see there were a lot of things which were positive about Napoleon. So the abolition of slavery, one of the most. तो पहला जो था आपका कल हमने देखा कि भाई स्लेव ट्रेड चल रहा था. कौन कौन से कंट्रीज के बीच में चल रहा था? अफ्रीका, अमेरिका एंड यूरोप. यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स के बीच में स्लेव ट्रेड चल रहा था. अफ्रीका के लोग गरीब थे, ठीक है. वहाँ पे ये लोग जाते थे, कॉलोनियल एम्पायर्स लोग जाते थे और वहाँ से स्लेव्स को उठा कर लाते थे. इन स्लेव्स को चेन में बांध कर लाया जाता था, बहुत दूर से लाते थे इनको, ठीक है. और बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में, बहुत ही इनह्यूमन कंडीशन में इनसे मेहनत करवाई जाती थी, ठीक है. सो द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, ठीक है, दैट इज मार्टिन क्यू, गुडाल्पो एंड सैन डोमिंगो वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कमोडिटीज सच एज टोबैको. जस्ट वन मोमेंट पीपल. Okay, so the colonies in the Caribbean, that is Martin Q, Guadalpo and San Domingo, were important suppliers of commodities. तो ये important suppliers थे commodities के, such as tobacco, ठीक है, such as basically tobacco, right, such as tobacco, indigo, sugar and coffee. अभी यहाँ पे इन प्लांटेशंस में काम करने के लिए ना ही यूरोपियंस राजी थे ना ही अमेरिकन्स राजी थे, ठीक है. दे वर बेसिकली मतलब आराम से रहने वाले लोग थे. ये प्लांटेशंस में काम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी. सो व्हाट हैपेंड, ठीक है. सो द कॉलोनीज इन द कैरेबियन, ठीक है, वेर इंपॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ दीज कमोडिटीज बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियंस टू गो एंड वर्क इन डिस्टेंट एंड अनफेमिलियर लैंड्स. मतलब एकदम दूर दराज में जाकर काम करना उनके लिए एक एलियन कॉन्सेप्ट था, ठीक है. सो मेंट अ शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशंस. सो दिस वाज मेड बाय अ ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. दिस स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 17th सेंचुरी. जैकोबियन क्लब ने एक अच्छा काम किया, इस स्लेव ट्रेड को बंद करवाया, ठीक है. स्लेव ट्रेड बहुत ही दर्दनाक था, मतलब लोगों को ले आया जाता था, लोगों को खरीदा जाता था, ठीक है. इतने पैसे में बाकायदा मेला होता था. इन मेले में जैसे पहले के ज़माने में गाय भैंस बेचे जाते थे वैसे लोग भी बेचे जाते थे. और ज़्यादा करके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से जो गरीब लोग थे उनको उठाया जाता था और उनके पैर में चेन उन बांध के उनसे काम करवाया जाता था. इन ह्यूमन कंडीशंस, ये जिंदा रहें या मरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस इनसे पूरा 24 घंटे काम करवाना है. तो देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग स्लेव ट्रेड गोइंग ऑन बिटवीन दीज 3 कॉन्टिनेंट्स, ठीक है. देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग स्लेव ट्रेड दैट वाज गोइंग ऑन. फ्रेंच मर्चेंट्स सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डेक्स और नांटेस टू द अफ्रीकन कोस्ट वेयर दे बॉट स्लेव्स फ्रॉम द लोकल चीफ्टेंस. तो वहाँ से स्लेव्स लाया जाता था. ब्रांडेड एंड शैकल्ड, मतलब इनके ऊपर ऐसे जैसे ये हो गया स्लेव नंबर 1,
कोई इनका नाम भी नहीं जानता था। ये हो गया स्लेव नंबर 2, ब्रांड लगा दिया इनके ऊपर, ठीक है, लिख दे देते उनके ऊपर, ठीक है। ब्रांडेड एंड शैकल्ड, शैकल्ड मतलब इनको चेन से बांध दिया जाता था ताकि भाग ना पाए, ठीक है। सो ब्रांडेड एंड शैकल्ड द स्लेव्स वेयर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स फॉर 3 month लॉन्ग वॉयज। समझ लो इसी रूम में 100 स्लेव्स को ठूंस दिया जाएगा और उनको पैसा दे जाया जाएगा वॉयज से। 3 महीने तक उन लोग समुद्र में ही रहेंगे, ठीक है। तो 3 month लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक ओशन टू द कैरेबियन। तो ऐसे स्लेव ट्रेडिंग चलती थी। दे वेर सोल्ड टू द प्लांटेशन वर्कर्स, जो तुम प्लांटेशन जो ओनर्स थे उनको सोल्ड किया जाता था। द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। शुगर, कॉफी और इंडिगो, इन तीनों की डिमांड्स बढ़ रही थी और इन तीनों की डिमांड्स को पूरा करने के लिए ऐसा स्लेव ट्रेड किया जाता था, ठीक है। क्लियर है? ओके। Port cities like Bordeaux and Nantes owed their economic prosperity to the flourishing slave trade. तो जितने भी पोर्ट सिटीज़ थी वो भाई साहब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी क्योंकि काम ज़्यादा होने लगा, ठीक है। देयर वाज मोर ऑफ वर्क बिकॉज ऑफ द स्लेव दैट वाज एम्प्लॉयड फ्रॉम दीज कंट्रीज, ठीक है। ओके। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज, ठीक है। तो ये राइट्स ऑफ मैन है क्योंकि स्लेव ट्रेड में कोई राइट्स ऑफ मैन था ही नहीं, ठीक है। सब लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे थे और बहुत सिवियरली वायलेट हो रहे थे, ठीक है। तो नेशनल असेंबली ने ये मुद्दा उठाया, हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स वेदर द राइट्स ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन द कॉलोनीज। फ्रेंच की जो कॉलोनीज थी जहाँ पे फ्रेंच एम्पायर था वहाँ पे ये स्लेव ट्रेड बहुत ज़ोर से चल रहा था। तो ये सब डिबेट होने लगा नेशनल असेंबली में कि भाई हमारे जो राज है जिन पे हम राज कर रहे हैं और हम ही अत्याचार कर रहे हैं इन लोगों के ऊपर, क्या ये राइट है? अगर हम ही दूसरों पे अत्याचार करेंगे तो हमारे कंट्री में भी अफला तफली का माहौल बना ही रहेगा, हमारे भी राइट्स वायलेट होंगे, ठीक है। सो ये सब होने लगा। बट इट डिड नॉट पास एनी लॉज फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। अभी नेशनल असेंबली को कौन सपोर्ट कर रहा था? कॉमन लोग। और इन कॉमन लोग में कौन थे? बिजनेसमैन भी थे, ठीक है। ये बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे थे वो स्लेव के बलबूते कर रहे थे। तो अगर हमने उनको नाराज कर दिया तो पैसा नहीं आएगा, है ना, नेशनल असेंबली में फर्क पड़ जाएगा। तो इसीलिए चलिए इन चीज़ों का डिबेट तो हुआ बट इन चीज़ों पे फाइनली कोई रेजोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है। देयर वाज लॉट ऑफ डिबेट बट फाइनली देयर वाज नो रेजोल्यूशन। बट इट नॉट पास एनी लॉज फियरिंग ऑपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन हुज इनकम्स डिपेंडेड ऑन द स्लेव ट्रेड। तो ऐसे बिजनेसमैन थे जिनका इनकम डिपेंड करता था इस स्लेव ट्रेड पे। इट वॉज फाइनली द कन्वेंशन विच इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल स्लेव्स इन द फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन, ठीक है। तो एक कन्वेंशन आया 1794, ये था रीन ऑफ टेरर। किसका था ये टाइम? जैकोबियन, रॉबर्ट स्पियर का ज़माना था भाई साहब ये, ठीक है। इसमें एक लॉ फाइनली पास किया गया, ठीक है। तो जितने भी स्लेव्स हैं उनको फ्री कर दिया गया, ठीक है, इन फ्रेंच ओवरसीज पोजीशन। तो फ्रांस की जितनी भी ऐसे कॉलोनियल पोजीशंस थे अलग अलग जगहों पे, वहाँ पे फ्रांस ने इन स्लेव्स को एम्प्लॉय करके रखा था और बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में था, ठीक है। सो धीरे धीरे इनको फ्री कर दिया जाने लगा, दे वर मेड फ्री, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात हुई, ह्यूमन राइट्स को पहली बार रिकग्निशन मिला अंडर जैकोबियन क्लब्स। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? This, however, turned out to be short-term measure. एक शॉर्ट टर्म मेजर था। 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. ठीक है, अभी जैकोबियन क्लब में ये हो तो गया लेकिन 10 साल बाद नेपोलियन ने क्या किया? फिर से स्लेवरी डाल दिया। प्लांटेशन ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूडिंग द राइट टू एनस्लेव अफ्रीकन नीग्रोज इन परसूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। प्लांटेशन वर्कर्स को ओनर्स अंडरस्टूड देयर फ्रीडम। अभी प्लांटेशन वर्कर्स के फिर से मजे, है ना। प्लांटेशन ओनर जो थे उनको फिर से स्लेव मिलेगा, सस्ते में मिलेगा, इनह्यूमनली काम कराएंगे और उनका प्रोडक्शन भी ऊपर होगा, ठीक है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी वाज फाइनली अबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो ये स्लेव ट्रेड का क्वेश्चन आता है, ठीक है। स्लेव ट्रेड कब ज़्यादा हो गया, कब कम हो गया, फिर से कब ज़्यादा हो गया? तो स्लेव ट्रेड पहले से ही चल रहा था और स्लेव ट्रेड से फ़ायदा किसको था? बिजनेसमैन को था। बिजनेसमैन बिलोंग टू कॉमन पीपल। तो इसीलिए नेशनल असेंबली में स्लेव ट्रेड के बारे में काफ़ी चर्चा तो हुई लेकिन कोई लॉ नहीं पास हुआ क्योंकि ये बिजनेसमैन जो थे दे वेर सपोर्टिंग द नेशनल असेंबली, ठीक है। फाइनली जैकोबियन क्लब जब टुक ओवर किया 1794 में, दे अबॉलिश्ड स्लेव ट्रेड बट दिस हैपेंड, दिस लास्टेड ओनली फॉर, क्योंकि जैकोबियन क्लब ही ज़्यादा दिन लास्ट नहीं कर पाया, 1 साल में ही ख़त्म हो गया।
In fact, Robert Speer was executed. Then finally, who took over? Napoleon. When Napoleon took over, he again re-established slave trade. Finally, at one point of time in 1848, slave trade was finally abolished. ठीक है? Okay. स्लेव ट्रेड को हम यहाँ पे क्यों पढ़ने और जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं? द रीज़न वाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्लेव ट्रेड पीपल इज़ बिकॉज स्लेव ट्रेड एक इनह्यूमन प्रैक्टिस है. इंसान को बेचा नहीं जा सकता, ठीक है. हाँ, उसके काम के लिए उसको पैसे दिए जा सकते हैं, लेकिन स्लेव ट्रेड मतलब क्या? इंसान को बेचा जाता था, ठीक है. इंसान को बेचा जाता है मतलब अभी पूरा का पूरा इंसान किसी ओनर के पास है, उसको खाना मिले या ना मिले इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, काम करना पड़ेगा, ठीक है. तो स्लेव ट्रेड वाज अ वेरी इनह्यूमन प्रैक्टिस दैट वाज एक्चुअली अबॉलिश्ड इन 1848. सो फ्रेंच जो रेवोल्यूशन है उसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. डिथ्रोनिंग ऑफ मोनार्कियल रूल, establishing of democracy, establishing of national assembly, establishing of monarchical democracy, then again taking over of Jacobean club, then again taking over of Napoleon as a dictator. ठीक है, ये सब तो पॉलिटिकल थिंग्स थे, लेकिन साथ ही साथ क्या हो रहा था? दीज आर पॉलिटिकल इवेंट्स दैट आर हैपनिंग. कभी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई एग्जीक्यूट हो रहा है, किसी को मार दिया जा रहा है, ये सब पॉलिटिकल थिंग्स थे. पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस हो रहे थे, लेकिन साथ ही साथ ह्यूमन कॉन्शियसनेस में भी चेंजेस हो रहे थे. अगर आप देखोगे ह्यूमन कॉन्शियसनेस में चेंजेस कैसे हैं? पहले तो देखो, राइट टू वोट सिर्फ एक बहुत कम लोगों को था, फिर राइट टू वोट का दायरा बढ़ा, फिर वुमेन को इंक्लूड किया गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. मतलब ह्यूमन कॉन्शियसनेस बढ़ रहा है, मतलब नाउ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज बेसिकली एक्सपैंडिंग. फिर क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? उसके बाद आपका स्लेव ट्रेड विच वाज अ मेजर वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसको भी ठीक किया गया. सो धीरे धीरे अगर आप देखोगे, देर इज अ पॉलिटिकल डेवलपमेंट एंड देर इज अ ह्यूमन डेवलपमेंट एज वेल विच इज हैपनिंग. ठीक है, चेंजेस सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे नहीं होते हैं, पॉलिटिकल लेवल पे होते हैं, इकोनॉमिक लेवल पे होते हैं, और ह्यूमन लेवल पे भी होते हैं. ठीक है, सो दीज आर सर्टेन चेंजेस दैट वर हैपनिंग इन दैट लेवल. द इमेंसिपेशन ऑफ स्लेव्स. ठीक है, तो धीरे धीरे स्लेव ट्रेड पूरा बैन हो गया. ठीक है, धीरे धीरे स्लेव ट्रेड वाज कंप्लीटली बैन. द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ. कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ्स पीपल वेयर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक्स दे रीड? यस, इट कैन. ठीक है, सो 1789 में फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मैन. तो हम अभी क्या देख रहे हैं? ह्यूमन लाइफ्स में क्या क्या चेंजेस हुए थे. ठीक है, फ्रांस सॉ मेनी सच चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. सो व्हाट वर दीज चेंजेस पीपल? रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स टुक इट अप देमसेल्व्स टू पास लॉज. तो जितने भी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स थे उन लोग ने लॉ पास करने चालू कर दिए. ठीक है, ओके. स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल इन द समर ऑफ 1789 वाज द एबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप. तो पहले तो बैस्टाइल को भाई साहब इन लोगों ने कैप्चर कर लिया. ठीक है, ओके. बैस्टाइल. द ओल्ड regime, all written material and cultural activities, books, newspapers, plays could be published or performed only after they had been approved by the censors of the king. इसको हम बोलते हैं censorship. ठीक है, जितना भी था. और किंग क्या करेगा? किंग अपने को प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ें दिखाएगा. तो कोई भी प्ले या कोई भी चीज़ जो भी होगा वो सब कुछ होता था अप्रूव किससे? किंग से. ठीक है, बुक्स हो गया, प्लेज हो गए, राइटिंग्स हो गए, ऑल दीज वे पब्लिश. डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारे कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होने चाहिए. ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन एज अ नेचुरल राइट. फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब खुल के बोलना. ठीक है, एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कोई भी, जैसे मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैं आपके इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ, दिस इज कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. ठीक है, तो दीज बेसिकली स्टार्टेड इवॉल्विंग. ठीक है, ह्यूमन राइट्स में न्यूज़पेपर, पैम्पलेट्स, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस. ठीक है, आज की तारीख में जैसे आपका देखो ये सोशल मीडिया का चैनल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ये सब आपके क्या हैं? दीज आर बेसिकली मीडियाज थ्रू विच यू कनेक्ट विथ पीपल. आप जो भी कर रहे हैं इससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, है ना. तो पहले के ज़माने में क्या होता था? पैम्पलेट्स, बुक्स, प्रिंटेड पिक्चर्स, ये होते थे, न्यूज़पेपर्स, दीज वेर द चैनल्स. सो ये बहुत फ्लड होने लगे. क्यों? क्योंकि अभी ह्यूमन राइट्स जो है वो धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहा था. पीपल वेर रिकग्नाइजिंग द राइट्स एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. सो जैसे जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बढ़ता गया, ये चीज़ें भाई साहब फ्रांस की सोसाइटी में भी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होने लगी. ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस ऑल्सो मीन्ड दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस्ड. फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब क्या है? देखो ऐसा नहीं है, देखो अगर गवर्नमेंट ने
कोई रूल लाया है या कोई पॉलिसी लाई है जो उतना बेनिफिशियल नहीं है, तो उसके बारे में चर्चा होना, इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इफ द गवर्नमेंट हैज कम अप विथ एनी रूल विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, देन देयर कुड बी अ डिस्कशन अबाउट इट फ्रीली, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। दैट अपोजिंग व्यूज ऑफ इवेंट्स कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड। प्लेज, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। बहुत लोग इससे जुड़ने लगे। जैसे देखो हमारे सोसाइटी में भी जैसे गणपति जो होता है वो कब स्टार्ट हुआ था? लोकमान्य तिलक जी ने गणपति स्टार्ट किया था। क्यों? क्योंकि गणपति का जो फेस्टिवल है उसमें बहुत से लोग आते हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के मोशन में, इंडिपेंडेंस जब लड़ाई चल रही थी इंडिया में, तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने ये गणपति फेस्टिवल चालू किया ताकि लोग आएँ और इकट्ठा हों। इकट्ठा होंगे तो बातें होंगी तो स्ट्रैटेजीज निकलेंगी, और कैसे ब्रिटिशर्स से लड़ना है वो भी हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो प्ले, सॉन्ग्स एंड फेस्टिव प्रोसेशंस, तो जितने भी फेस्टिव प्रोसेशंस होते हैं जहाँ पे लोगों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है वो सब बढ़ने लगा। लार्ज नंबर ऑफ पीपल वेर बेसिकली, दिस वॉज वन वे दे कुड ग्रास्प एंड आइडेंटिफाई विथ आइडियाज सच एज लिबर्टी और जस्टिस दैट पॉलिटिकल फिलोसोफर्स रोट अबाउट एट लेंथ इन टेक्स्ट which only a handful of educated people could read, ठीक है। So this was, तो इससे क्या हो रहा था? जो भी गणमान्य लोग हैं वो क्या करेंगे? They used to write their ideas पैम्पलेट्स में, राइटिंग्स में, ठीक है। और यही चीज़ें जो है तो प्रेस से फैलती थी और ये आइडियाज़ फैलते थे, ठीक है। That's how they used to get connected. Marat addressing the people, this is a painting by Louis Leopold Boilly, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, this is one of the social leaders who is addressing a gathering of people, ठीक है। This used to be the society. कंक्लूजन हमारा क्या है भाई साहब? 1804 में अभी क्या कौन आ गया भाई साहब? नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। क्राउन्ड हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस। ही टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, ही टुक एडवांटेज ऑफ द अनसर्टनिटी। तो पहले देखो मोनार्कियल रूल, फिर आया आपका मोनार्कियल क्या? डेमोक्रेसी, ठीक है। मोनार्की और थोड़ी सी डेमोक्रेसी मिलावट, ठीक है। फिर पूरा अबॉलिश हो गया। देन आया जैकोबियन रूल, फिर आई डायरेक्टरी 5 लोगों का, ठीक है। फिर आया नेपोलियन बोनापार्टे, ठीक है। सो नेपोलियन बोनापार्टे क्राउन्ड हिमसेल्फ एज द एम्परर ऑफ फ्रांस, सेट टू कॉन्कर नेबर यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है। इन्होंने बोला कि पहले हम फ्रांस की बाउंड्रीज को बढ़ाते हैं, ठीक है। लेट अस कॉन्कर मैक्सिमम पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। जितना ज़्यादा बढ़ेगा। ही इंट्रोड्यूस मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छा लॉ था। तो नेपोलियन भले ही डिक्टेटर होंगे लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे लॉज लाए कि लोग उनको सपोर्ट करने लगे, ठीक है। अभी इंसान के दिमाग में रूलर नहीं चाहिए, इंसान के दिमाग में डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी सेटअप ही नहीं हो पा रही है। फिर पहले आया भाई साहब आपका मोनार्कियल डेमोक्रेसी आई, वो भी फेल हो गई। उसके बाद डायरेक्टरी आई, वो भी फेल हो गई। जैकोबियन लोगों ने लिया, वो भी फेल हो गया, ठीक है। तो लोग सोचे यार डेमोक्रेसी शायद चलेगा ही नहीं। पीपल हैव स्टार्टेड गिविंग अप ऑन डेमोक्रेसी, दैट्स व्हेन नेपोलियन इमर्ज, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है? नेपोलियन बोल रहा है कि भाई साहब पहले लोगों को साथ में लेकर चलना है, तो लोगों का, कॉमन लोगों का किस में फ़ायदा है वो देखना है, ठीक है। पहले के ज़माने में कैसा होता था? जैसे समझ लो सोहम पाटिल की प्रॉपर्टी है, अभी यहाँ से एक आर्मी आ रही है ए, यहाँ से एक आर्मी आ रही है बी, दोनों मिलकर फाइट कर रहे हैं। सोहम की प्रॉपर्टी तो उजड़ गई, ख़त्म, खेल ख़त्म, ठीक है। तो इसीलिए जो प्रॉपर्टी होती है, अभी समझ लो पहले सोहम पाटिल वॉज अंडर किंगडम ए, तो वो ए को मानेगा। अभी सोहम पाटिल इज अंडर बी, तो बी वाला बोलेगा नहीं, ये अभी ए में जो प्रॉपर्टी थी वो नहीं चलेगी, अभी ये प्रॉपर्टी हमारी हो गई, तो सोहम इज गोइंग टू लूज हिज प्रॉपर्टी। ऐसा होता था। तो कॉमन लोगों का जो प्रॉपर्टी होता था वो उनका होता ही नहीं था, ठीक है। देयर वाज नो प्रॉपर्टी। सो नेपोलियन वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड नहीं, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मतलब अपना घर अपना ही घर है, चाहे किसी का भी किंगडम हो, ये तुम्हारा ही घर है। बाकायदा लॉ होगा कि ये तुम्हारा घर है, दिस वुड बी योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। सो ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई नेपोलियन। वॉट एल्स? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ठीक है। ये बहुत बड़ा आंदोलन था, ठीक है, क्योंकि इसके पहले सब कुछ पत्थर से मेजर किया जाता था। अभी पत्थर से जो मेजर कर रहा है वो कुछ भी उल्लू बना सकता है तुमको, है ना। तुम अभी भी मार्केट में जाओगे, कुछ लोग होंगे जो तराजू में पत्थर रखते हैं और दूसरी तरफ भाजी रख रहे हैं, ठीक है। तो 1 किलो का बट्टा जैसे यूज़ करना, 200 ग्राम का बट्टा यूज़ करना, ये सब है आपके यूनिट्स ऑफ मेज। जैसे आप जब एक पैकेट मिल्क ला रहे हैं उसमें 500 मिलीलीटर होगा ही होगा, वो आपका ब्रांडेड है, ठीक है। तो ये उन्होंने क्या किया, क्योंकि इससे कॉमन लोगों को नुकसान होता है,
कॉमन लोगों को नुकसान होता है क्योंकि अगर कोई सिस्टम ही नहीं है वेट करने का या मेजर करने का, तो कॉमन लोग तो भाई सब क्या क्या मालूम कितना दे रहे हो तुम, है ना। मैं तो पैसे दे रहा हूँ 1 किलो का, लेकिन ये जो तुमने तराजू के दूसरे ओर रखा है वो 1 किलो का पट्टा है या पत्थर है, हमको क्या मालूम, ठीक है। सो दिस वॉज वन थिंग। ये सारे जो थे ये आपको लिखने पड़ेंगे भाई साहब। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम, ठीक है, दिस इज वन थिंग। ओके, डिफीटेड एट वाटरलू, अभी बैटल ऑफ वाटरलू हुआ इन 1815 और उसमें नेपोलियन को डिफीट कर दिया गया। नेपोलियन वॉज बेसिकली सेंट इन टू एग्जाइल इन एन आइलैंड। जब पहले के राजा लोग हार लाते थे तो कभी कभी उनको ना मार के उनको जैसे इंडिया से श्रीलंका भेज दिया, एग्जाइल में भेज दिया जाता था, ठीक है। सो ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वाटरलू। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर, पहले लोग क्या देखते थे इनको, एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम, भाई ये फ्रीडम लाएंगे फॉर द पीपल। बट सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। तो पहले तो लोगों ने देखा कि नेपोलियन जो पॉलिसीज ला रहे हैं दे आर रियली गुड, ठीक है, जैसे वेट्स एंड मेजरमेंट्स का सिस्टम लाना, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पे प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दीज वर गुड मेजर्स, तो पीपल सपोर्टेड। बट देन हमेशा नेपोलियन एक मिलिट्रिस्टिक अप्रोच रखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा किंगडम को। तो अभी क्या होता है जब आप लड़ाइयाँ करते हैं तो आपकी आर्मी भी परेशान हो जाती है और साथ ही साथ जिनके ऊपर आप कब्जा कर रहे हैं वो भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है। सो पीपल वेर नाउ ऑलवेज सीइंग दैट ये तो भाई साहब अटैक करने ही आएगा, इन्वेडिंग फोर्स। So people became very insecure about Napoleon Bonaparte. He was basically capturing most of Europe. ठीक है, बहुत बड़ी एम्पायर खड़ी कर रहे थे। Many of his measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern laws to the other parts of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. तो इनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, कि भाई साहब मतलब ये जैसे आपका प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये सब बहुत अच्छे आइडियाज़ थे और नेपोलियन के जाने के बाद भी लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करते रहे, ये पूरे उसमें फैल गया था, ठीक है। सो ही वॉज अ वेरी मतलब इंटेलिजेंट पर्सन एज अ रूलर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो हमने देखा बहुत सारे चेंजेस हुए 50-100 सालों में, फ्रांस की सोसाइटी में इतने सारे चेंजेस हो गए, ठीक है। लेकिन जो उभर के आता है वो ये है कि लोग अभी अपने डेमोक्रेटिक राइट्स को समझने लगे थे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेगेसी, लेगेसी मतलब समझते हैं जो जैसे बोलते हैं ना लेजेंड, ठीक है। तो लेगेसी क्या होती है, आप क्या दुनिया को दे कर गए, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया को क्या दे कर गया, ठीक है। आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स, these were the most important things that people had acquired from the French Revolution as a legacy, ठीक है। colonized people reworked the idea of freedom। नचिकेत तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं, अच्छा इधर उधर देखे जा रहा है। colonized peoples reworked the idea of freedom from bondage into their movement to create a sovereign nation state, ठीक है। कॉलोनाइज पीपल मतलब जो लोग कॉलोनीज में काम करते थे, ठीक है। द रीवर्क द आइडिया ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज मतलब अभी स्लेव ट्रेड बैन हो चुका था, इनटू मूवमेंट टू क्रिएट सॉवरेन नेशन स्टेट। नाउ व्हाट इज नेशन स्टेट पीपल? नेशन स्टेट कैसा है, देखो पहले कैसा होता था, जैसे हमारे इंडिया में ही कहीं पे मराठा एम्पायर है, कहीं पे आपका मुगल एम्पायर है, कहीं पे आपका चोला किंगडम है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटेड था। इंडिया वॉज नॉट इंडिया, लेकिन धीरे धीरे सब कंबाइन होने लगे। इसी तरह से फ्रेंच सोसाइटी में भी धीरे धीरे ऑल दीज टेरिटरीज स्टार्टेड कंबाइनिंग एंड फॉर्मिंग अ नेशन। तो इसी को हम बोलते हैं सॉवरेन नेशन स्टेट, ठीक है। मतलब आप अगर आज से 150 साल पीछे जाएंगे इंडिया में, तो आप जिस गांव के हैं वही हैं, कोई इंडियन है मानता ही नहीं था, जानता भी नहीं था। दे आर अ पार्ट ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया, नोबडी न्यू अबाउट इट। अगर हम कामोटे गांव में रहते हैं तो कामोटे ही हमारे लिए सब कुछ है, ठीक है। सो दैट यूज्ड टू बी द स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी। अभी धीरे धीरे लोग जुड़ने लगे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट, सॉवरेन नेशन स्टेट, ठीक है। नेपोलियन क्रॉसिंग द अल्प्स, नेपोलियन वाज अ ब्रेव फाइटर। सो अल्प्स बेसिकली वहाँ का माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। सो ही क्रॉस द अल्प्स, कॉन्कर्ड टेरिटरीज, ठीक है। टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंडिविजुअल्स हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रेवोल्यूशनरी फ्रांस। हमारे इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। राजा राम मोहन रॉय वॉज बेसिकली अ पर्सन
हु टुक अप द राइट्स ऑफ विडोज। पहले के ज़माने में इंडिया में क्या होता था, सती प्रथा थी, ठीक है। सती प्रथा में क्या होता था, इफ़ द हस्बैंड हैज़ डाइड द विडो वॉज बर्नड विद द फ्यूनरल पायर ऑफ हर हस्बैंड। चिता में उसको जला दिया जाता था, चाहे वो जलना चाहे या ना जाना चाहे, उसको लोग लेकर जाते थे और ज़बरदस्ती जला देते थे, ठीक है। सो दिस वॉज अबॉलिश्ड बिकॉज राजा राम मोहन रॉय सेड दैट दिस इज़ बेसिक वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये बेसिक वायलेशन हो रहा है, ठीक है। टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो अ पर्सन हु स्टूड फॉर सोशल कॉजेज, ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट लीडर एज वेल, ठीक है। सो उस टाइम पे ये कंटेम्प्रेरी फ्रांस से जितने भी आइडियाज़ आ रहे थे, इन्होंने इसको अडाप्ट किया और इंडिया में लाने की कोशिश की, ठीक है।